आदि विद्रोही, अग्निदीक्षा, समर गाथा, ये 3 महान कृतियाँ भी हैं और एक महान लेखक के 3 विशेषण भी। अपनी अलग फौलादी पहचान लिए अमृत राय के जुझारू जिंदगी नामे के चुनौतियों को अवसर में बदलते, अपनी एक नई लीग खींचते, बहुमुखी प्रतिभा के बल पर दुनिया का गरल धारण कर अमृत का सृजन करते अमृत राय। आज मन के मौसम में हम चर्चा करेंगे पुरानी लीकों को छोड़ अपनी नई साहित्यिक दुनिया रचने वाले इस अनूठे रचनाकार की कुछ बेहद अनूठी उपलब्धियों की। संघर्ष और आलोचनाओं की छत्र छाया में अमृत राय ने सारे गरल को अपनी कलम से ऐसी रचनात्मक ऊर्जा में तब्दील किया कि समुद्र मंथन से निकलकर आई वो अद्भुत जीवनी जिसका लोहा आज भी सारा साहित्य समाज मानता है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। जब प्रेमचंद का 1936 में निधन हुआ, अमृत राय 15 वर्ष के थे। फिर भी उन्होंने पिता की जीवनी लिखने का बीड़ा उठाया। 26 साल लगे। 1962 में जीवनी प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य की इस अद्भुत कृति को हाथों हाथ लिया गया। 1963 में इसी जीवनी के लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी सम्मान मिला। क्या थी चुनौतियां, अमृत राय बताते हैं। कितनी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे उस आदमी के बारे में लगती है, अच्छा, और मैं अब ये भी जो तुमने इस किताब में भी तुमने इसको लक्ष्य किया होगा कि मैं प्रेमचंद से बिल्कुल एक स्तर पर अपने को अलग करके भी देखता हूँ, वरना ऐसी किताब न लिखी गई होती। सही, इसकी जो चुनौती रही होगी, इसीलिए तुम ये भी देखोगी कि ये किताब लिखी जा रही है, छपी है, समझो। इट टुक मी अबाउट 6 years ऑफ वर्किंग ऑन प्रेमचंद एंड a lot of his other writing which had not been published. वो सबको करने में हमको 6 बरस लगा। And I started out sometime in 1956. He had died in 36. 20 बरस का जो रहा है, ये शायद 2 कारणों से ये समय ये हुआ। एक तो इस बात को लेके एक सख्त आक्रोश के हिंदी में कोई ढंग की जीवनी लिखता क्यों नहीं। उसके पहले सिर्फ, यानी इस किताब के पहले जीवनी लेखन नहीं था, सिवाय इसके कि वो दारागंज से छपी हुई और 24 पन्ने और 30 पन्ने की किताबें, वो सनाढ़ ब्राह्मण थे और वो ये थे और जहाँ पैदा हुए, यही सब। दिस वाज सपोज्ड टू बी ए बायोग्राफी, और कुछ नहीं होता था। तो एक तो ये, और दूसरे ये कि ये आदमी, इस आदमी की अपनी जो पर्सनालिटी थी, दैट इटसेल्फ वाज अ चैलेंज इस पानी में कि वो आदमी, जैसा कि उन्होंने खुद बेचारों ने कहा है कि मेरा जीवन तो एक सपाट समतल मैदान है, जो लोग पहाड़ों के, जंगलों के की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। तो ये जो एक चुनौती थी कि ये आदमी इतनी हमड्रम जिंदगी, यानी सारी उम्र तो एक मतलब उन्होंने काम किया, यानी ऑलमोस्ट ऑल हिज लाइफ ही हेल्ड 9 to 4 o'clock और 5 o'clock जॉब। उसके बाद है सारा लेखन, यानी समझ लो कि उनका काम करना तो शुरू हुआ चुनार से शुरू हुआ, है ना। तब उनकी उम्र थी 18 साल। तब से लिखना जो नौकरी करनी शुरू की, तो जहाँ जहाँ गए, 50 जगह गए, सब कुछ अपना करते रहे। और स्कूलों में काम करते रहे, तो स्कूलों में कहीं 3rd मास्टर, कहीं 5th मास्टर रहे, कहीं 8th मास्टर रहे, कहीं हेड मास्टर रहे, कहीं कुछ ये सब अपना करते रहे। और उसके बाद भी उस आदमी ने इतना लिखा है, इट्स अ चैलेंज। यानी हम को मान लो कि सब रबिश ही लिखा उसने,
तो भी इतना लिखा कैसे? उन्होंने ऐसे लिखा। ये जो बेचारे मुंशी जी थे, लोअर मिडिल क्लास घर के आदमी, और बहुत स्ट्रगल किया, जितने भी पैसे पाते थे तो उसमें घर भी चलाना रहता था, सौतेली माँ थी, उसको भी, उसके लिए भी भेजना पड़ता था, घर भी भेजना पड़ता था, तो वो थोड़े से पैसे अपने लिए बचा के और सब वो करते थे। वो बहुत सी चीज़ों में से कही जा चुके हैं, कब उन्होंने वो अंक गणित की किताब उन्होंने कब बेची और कब अपना कोट उन्होंने ये किया, तो ये सब तो है। तो हम तो बहुत ही स्टैगरिंग उनकी इस चीज़ को मानते हैं। तो हमको लगे कि ये आदमी जो कि इतना सपाट समतल कुछ नहीं है इसकी ज़िंदगी में, एंड येट देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो क्या है? दैट वाज द चैलेंज। क्योंकि प्रेमचंद से हमारा एक बड़ा एम्बिवेलेंट संबंध है। 26 साल के मंथन से तैयार हुई प्रेमचंद कलम का सिपाही में अमृत राय ने बहुत बेबाक ढंग से अपने और प्रेमचंद के बीच के पिता पुत्र संबंध को साफ गोई से पेश किया है। पहली बात ये कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ये बात थी ना, है ना। और कभी हमने अब उनको पिता के रूप में नहीं देखा, क्योंकि उनका जो जिस तरह का कि उनकी पर्सोना था वो पिता का नहीं था। क्योंकि पिता का सोचो तो वी आर गोइंग बैक नाउ अबाउट 70 years, 65 years और समथिंग, नहीं 65 हाँ, तो वो जो पर्सोना होता था वो पर्सोना था फिर स्टर्न फादर के, जहाँ तक होता था, माने उस तरह की इक्वेशन नहीं बनती थी और आप अलग रहो तो अच्छा है, और अब बाप जो है सारा पीछे पड़ा हुआ है कि तुमने वो पढ़ लिया कि नहीं, होमवर्क कर दिया कि नहीं। आई कैन swear, I mean say it on oath, that never once did he ask me to read, to do my homework. लो भाई चलो ना, तभी तो दोनों लड़के ऐसे मिले कि किताबों के कीड़े। कभी नहीं कहा उन्होंने। ये इसकी याद है हमको कि उन्होंने कई बार ये कहा कि बेनिया बाग में जब हम रहते थे जैसे, तो उनका कि देखो उठो, एक थे हमारे एक तो मैथमेटिक्स वाले जो टीचर थे वो, और एक आध कोई और थे, वो ज़रा होमवर्क ज़्यादा देते थे, तो खैर उसका भी अपने अपने हम लोग मैंने ढंग निकाल लिया था कैसे, हाउ टू सेटिस्फाई देम एंड हाउ टू डू व्हाट। तो वो सब तो अलग कहानी है, लेकिन करते हुए देर हो गई तो बाबूजी ने कहा कि जाओ, ये क्या वक्त है यहाँ बैठे हुए हो तुम, जाओ बाहर खेलो। इसकी याद है, इसकी नहीं याद है कि तुम उन्हें काम कर लिया कि नहीं, और पढ़ा करो और फलाना ढिमका, और बड़े ऐसे लोग होते ना, तो इसलिए बहुत ही अच्छे लगते थे। और हम लोग हमेशा तुम कहते ही थे, कभी हमने, इसीलिए हमारे बच्चे हमको तुम कहते हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चे को तुम कहते हैं। तो ये तुम का ट्रेडिशन हमारा चलता है, आपसे दूरी आ जाती है, तो वो तुम। तो वो बाबूजी काम करते रहते थे, तो अम्मा जो थी काम करते देर हो जाती थी, तो फिर कुरियर्स भेजे जाते थे कि कहो कि अब उठे भाई, रात बहुत हो गई, उठ के आए, अब खाना वाना खाएं। तो जाते थे हम लोग, गया मैं जैसे नीचे बेनिया में ही उसकी याद आ रही बहुत, तो गए, अब बाबूजी कुछ काम कर रहे हैं, हाँ वो थोड़ा सा रह गया, अभी कह दो अम्मा से जाके कि अभी हम आ रहे हैं काम खत्म करके, थोड़ा ही सा रह गया। फिर हो गई 10-15 मिनट बीता, फिर दूसरा आदमी गया, नहीं आए तब भी। तब अम्मा अपनी खटपटी पहन के, जैसे चट्टी पहनती थी ना वो, तो उसको पहने वो खटपट करते हुए जब नीचे आने लगती थी तब उनकी तो आवाज से याद है, एक अच्छा ऐसे बात निकलती है। All civilized males who have their wives
Or hand-pegged? Handpicked. I don't know about that. वो बहुत डरते थे बाबूजी अम्मा से। हाँ बहुत डरते थे। She was a very strong woman. She was. Very strong. तो इसीलिए हमको ये लगता है ना कि एक जो एक अक्खड़पन है हमारे मिजाज में, वो हमको अम्मा से मिला है, बाबूजी से नहीं मिला है। ऐसा उनका प्रखर वो एक हाँ एक आवाज अक्खड़, में जो था। हाँ वो अक्खड़पन अम्मा से मिला, और एक मॉरल स्ट्रेंथ जो होती है वो बाबूजी से भी मिली है। अमृत राय ने 1940 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक और 1942 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े। अमृत राय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेने लगे। उनके लेखन पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा। एक लेखक और राजनीतिक विचारधारा के बीच के अपने तालमेल के बारे में उन्होंने कहा था, राजनीतिक चेतना की धारा अलग चलती रही और लेखन की धारा अलग चलती रही। इस तरह से होता नहीं जिंदगी का खेल। बड़ा ही अंतर्गुम्फित, बड़ा ही संश्लिष्ट, बड़ा ही रहस्यपूर्ण वो सब व्यापार है। इसलिए ये कहना कि अलग रहती है, कोई इस तरीके से एक दफे चाहे भी कितनों द्रविड़ प्राणायाम करे कि वो अपने मन के अलग अलग इस तरह के कोटर बना सके, तो बना सकता नहीं। एक जो आदमी की समग्र दृष्टि बनती है दुनिया को देखने की, अपने को देखने की, समाज के प्रश्नों को, उन्हीं के संग लगा लिपटा ये भी है। होगा कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कि केवल राजनीतिक दृष्टि जिनके पास रहती है, लेकिन लेखक तो भैया मुख्यतः अपनी मानवीय संवेदना से चलता है। जिसको कि वही उसकी पूंजी है, उसको उसकी समग्र सामाजिक राजनीतिक दृष्टि जो है और जैसे समृद्ध करती है, संपन्न करती है, उसको रूप देती है, उसको अपना उसका आयाम देती है। लेकिन होता सब मानवीय संवेदना के स्तर पर है। लेकिन वो मानवीय संवेदना हवा में होने वाली मानवीय संवेदना नहीं है, वो होती है आपकी इसी जानी पहचानी दुनिया में। किशोर उम्र से ही अमृत राय ने लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाएं बालक, बाल सखा, किशोर, वानर, भारत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। सन 34-35 से शुरू हुआ ये सिलसिला बराबर चलता रहा। उन्होंने लगभग 125 कहानियाँ लिखी और 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। आर्थिक सामाजिक ताने बाने में बुनी इन कहानियों में वे बुद्धिवादी का मुखौटा नहीं लगाते। प्रमुख कहानी संग्रह हैं जीवन के पहलू, लाल धरती और तूफान के बीच। जाने माने उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र ने लाल धरती की भूमिका में लिखा है, अमृत की कहानियाँ अपने समकालीन यथार्थ की झलक देती हैं। इसके बावजूद उन्हें मार्क्सवादी आलोचकों ने हमेशा अपने निशाने पर रखा, जिसके कारण प्रगतिशील खेमों में उनका सही मूल्यांकन एक चुनौती रहा। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला के गहरे जानकार अमृत राय ने कहानियों के अलावा विभिन्न विधाओं में लिखा। नाटक संग्रह आज अभी, यात्रावृत्त, सुबह के रंग, हास्य व्यंग्य रचनाएं, आनंदम बतरस, समालोचनात्मक पुस्तकें, नई समीक्षा, विचारधारा और साहित्य आदि कुछ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा और अन्य साहित्यकारों के साथ मिलकर अमृत राय ने बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए एक किताब मंगदर्शन लिखी। अपनी लेखन प्रक्रिया के विषय में अमृत राय ने बहुत दिलचस्प बातें बताई हैं कि मैंने अपने भीतर से उठते हुए लफ्ज को ही ठीक लफ्ज समझा। मैं शब्दों की तलाश के लिए मैं कोश में नहीं जाता, मैं आंख मूंद कर अपने भीतर बैठता हूँ और मुझको शब्द मिलता है। जब लिखना शुरू किया तो चूंकि जिस जबान में सोचता था, जिस जबान में बात करता था,
वही ज़बान लिखता था, वही मुझको सहज लगती थी, तो वो मैं लिखने लगा। लेकिन स्पष्ट है कि जो सहज भाषा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सरल भाषा हो। संदर्भ के हिसाब से भाषा भी चढ़ती उतरती है, लेकिन बस आदमी अगर इतना सावधान रहे कि वो अपने प्रति, अपने उस अनुभव के प्रति, अनुभूति के प्रति, संवेदना के प्रति उसके कान इतने सधे हुए हों कि शब्दों की गूंज और अनुभूंज सुन सके। वो बहुत बार लगभग समानार्थक पर्यायवाची शब्द 8-8, 10-10, 15-15 मेरे पास उभर के आते हैं, लेकिन उन सब में शब्द जो ठीक शब्द है, जिसको फ्लोबेर ने लेमो जूस्ट का जस्ट वर्ड, वो एक ही है, वो एक ही होगा, किसी भी हालत में एक ही होगा, दो नहीं होगा। तो उसका लेकिन आपके पास साउंडिंग बोर्ड होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक सिद्धि है जो कि धीमे धीमे मिलती होगी, लेकिन बड़ा मजा आता है। इसलिए मुझको मैंने कभी परवाह नहीं की कि कोई मेरी भाषा को क्या कहता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमृत राय ने अपने पिता प्रेमचंद की लोकप्रिय पत्रिका हंस को जारी रखने का निर्णय लिया। इसी के साथ उन्होंने कहानी पत्रिका का भी संपादन किया। 1942 से 1952 तक उन्होंने हंस का संपादन किया। हंस से कितने विख्यात लेखक जुड़े हुए थे, उनका स्मरण करते अमृत राय। बड़ी आंतरिक तृप्ति हुई कि सचमुच हंस कैसा प्रतिनिधि पत्र था समस्त प्रगतिशील चेतना का। मुक्तिबोध, केदार, भवानी मिश्र, रांगे राघव, हरिनारायण व्यास, शिवमंगल सिंह सुमन, कौन नहीं हुआ कवियों में, सभी रंग इंद्रधनुष के, और बड़ी संख्या में निरंतर लिखा है जैसा फिर कभी कहीं लिखा ही नहीं। देखा कि भारती और रघुवीर सहाय की भी कई आरंभिक रचनाएं वहां उपस्थित हैं। राहुल ने तो जैसे बराबर लिखाई है, अद्भुत आभारी ये सामग्री है, देखकर अच्छा लगा। आज़ादी के बाद अमृत राय को उनकी मार्क्सवादी विचारधारा के कारण गिरफ्तार करके इलाहाबाद और बनारस की जेलों में डाल दिया गया। जेल के इन दिनों में अमृत राय ने अपना पहला उपन्यास बीज लिखा, जो 1952 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल धुआं आदि उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। बीज उपन्यास की रचना के बारे में अमृत राय ने बताया, पीठिका तो उसकी राजनीतिक जरूर है, और राजनीतिक पीठिका होने में मैं कोई बुराई भी नहीं देखता। और नंबर 2, वही उस वक्त की मेरी जिंदगी थी। मैं पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत लगन के साथ काम कर रहा था। वही हड़तालें, वही पुलिस, वही प्रदर्शन, वही पुलिस की मार-धाड़, ये सब हम लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। और वो उसी पीठिका पर एक कहानी कही गई, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि वो राजनीति की पीठिका जरूर है उसमें, लेकिन वो राजनीति जो है और वो क्रांतिकारी संवेदना के रूप में, क्रांति के प्रति लगाव के रूप में आती है, और वो यूं से पर्सनलाइज कर ली गई है कि जो मुख्य कहानी है वो सत्यवान और उषा के संबंध की कहानी है, पहले प्रेम के और बाद में उनके दाम्पत्य के, और किस तरीके से एक दंपति एक दूसरे के पास आते हैं जब वो एक दूसरे के सपनों को, एक दूसरे की तर्ज जिंदगी को, जीवन शैली को शेयर करना शुरू करते हैं, भागीदार बनते हैं। कहानी, उपन्यास, आलोचनात्मक लेखों के अलावा
अमृत राय ने अंग्रेजी, उर्दू, बंगला से बहुत दुर्लभ अनुवाद किए। हाउ द स्टील वॉज टेम्पर्ड, स्पार्टकस, फांसी के तख्ते से, जूलियस फूची की आत्मकथा, समरगाथा उनकी अत्यंत चर्चित रचनाएं हैं। बहुत ही रोचक है यह प्रसंग कि अमृत राय को इस अनुवाद के काम की प्रेरणा कैसे मिली। और हमने इसको टेस्ट आउट भी किया, क्योंकि ज़्वाइग ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि हर क्रिएटिव राइटर को ट्रांसलेट ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेट करने के दौरान उसको अपने भाषा की संपन्नता का या विपन्नता का पता चलता है। He gets to know his language from the inside, so one must do it. तो इसीलिए हमने बहुत पहले से अनुवाद का काम शुरू कर दिया था, और हमने सबसे पहले स्पार्टकस का अनुवाद आदि विद्रोही किया था। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्राइज इंस्टीट्यूट किया था, 2000 रुपये का था सिर्फ। हमने उसके लिए किताब भी नहीं सबमिट की थी, बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट इट। ये जो ओम प्रकाश राजकमल वाला था, इसने हमको फ़ोन किया, अभी जी आपको मालूम है आपकी किताब को कौन सी किताब क्या? तो उसने कहा कि तो हमने कहा हमने तो 8 कॉपीज लगती, तो उन्होंने ले लिया होगा, फिर आपने नहीं सबमिट किया तो। और हमने ये पाया कि उठाती है हमारी भाषा, और फास्ट really we must have realized that he writes a very terse kind of language, very evocative but terse at the same time. माने there is no prolixity about it. तो हमने यानी एक की बात कही जाती है कि अनुवाद में फैल जाती है बात। जो बात अगर 5 शब्दों में कही गई तो अनुवाद में जाते जाते वो 8 शब्दों के 9 शब्दों में हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि लगभग उतने में ही हमारी किताब अनुवाद में भी आई है, और सचमुच में हमको बड़ा सुख मिला उसको करने में। लेखन की विविध विधाओं में और भाषाओं को लेकर अमृत राय ने बहुत काम किया। हिंदी उर्दू माहौल में परवरिश के चलते उन्होंने दोनों भाषाओं के टकराव को लेकर बहुत शोधपरक किताब लिखी, अ हाउस डिवाइडेड, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी हिंदवी। मरते देख रहा हूँ। उर्दू को तो इसलिए कि उसने अपनी जड़ें यहाँ नहीं पाई, और ये जो पाकिस्तान की भाषा उन्होंने जो उसको बनाया है, तो ये पाकिस्तान की तो भाषा है नहीं, असल में तो भाषा यहाँ की है। तो वहाँ ये जो 1 यूनिट वाला मामला है, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। एक समय आएगा जबकि ये जो सिंधी और हाँ, ये तो बहुत लेट बात। हम तो जब सन 52 में जब हम चीन गए थे, तब हमारे साथ GM सैयद भी गए थे, तो तभी से उनसे परिचय हुआ था। तो वो GA सिंध वाला मूवमेंट उनका तब से चला था, तो इट वाज लाइव। तो हमने कहा कि सिंधी नेशनैलिटी का बलोची, पख्तून, पंजाबी आर्मी के ऊपर डोमिनेटेड है, सबसे डोमिनेंट ग्रुप यही है, लेकिन सब दूसरे भी असर्ट करेंगे। दे आर गेटिंग रेस्टिव एंड द टाइम इज बाउंड टू कम व्हेन दे वुड कम अप। और देखो ना अभी महाजिर का क्या इस तरह हो रहा है, महीने भर में 200 आदमी मर जाता है। तो एक तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, और हिंदी को मैं इस तरह से मरते देख रहा हूँ कि वो अपनी ही लोकोक्तियां, अपनी ही मुहावरे, अपनी ही सारी बातें छोड़े दे रही है, क्योंकि तुरुक ने चौका छू दिया। अपनी पकी पकाई रसोई उठा के आपने दे दी, क्योंकि तुरुक ने चौका छू दिया। क्योंकि मीर ने और वो गालिब ने और क्या नाम सौदा ने बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो
छू गया चौका आपका, चीजें आपकी हैं। क्या बात है, क्या बात तो इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद फिर ज़्यादा नहीं, आई डिड हैव टू लेक्चर फॉर अराउंड 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स। उसके बाद फिर उनका गो अहेड, बहुत अच्छा काम है। हाँ, very good, but tell us what you think you got from all this in this एक तो खैर बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड बात ये कि इसमें जो भाषा यही है। अच्छा, और हमने जैसे तुमने देखा होगा कि इसमें तो हम तो चले जाते हैं नाथ सिद्धों तक, फिर नाथपंथियों से आते हैं, और फिर हम आ जाते हैं औरंगजेब के वक्त तक आ जाते हैं कि 1707 में औरंगजेब मरा है, और उसी के लास्ट दिनों में ये सब जो है अलगाव की जो प्रकृति वो होती, जो मतरू को अलग क़स्सा जो शुरू होता है वो तभी शुरू होता है, वरना उसके पहले तो वली दक्कनी दूसरी तरह की ज़बान लिखते थे। और वली दक्कनी जब यहाँ शाह गुलशन से मिलकर लौटते हैं और वापस जाते हैं तो वो रंग बदल चुका है उनका। तो वो जो क्लीवेज है वो भी हमने कोटेशंस के जरिए दिखाया कि देखो ये ज़बान ये लिखता था और फिर ये ज़बान ये लिखने लगा, तो तब से होना शुरू। हमने इसमें ये कंटेस्ट किया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने नहीं दोनों ज़बानों को अलग किया। दोनों ज़बानों को के अलग होने का सिलसिला करीब 100 साल पहले शुरू हो चुका था। 1800 में फॉर्म हुआ है फोर्ट विलियम कॉलेज, और ये काम 1700 के आसपास शुरू हो चुका था। उन्होंने सिर्फ उसको दे यूज्ड इट टू देयर पर्पस, दे फर्दर एनलार्ज्ड द क्लीवेज। अमृत राय एक ऐसे अन्वेषी जो जीवन भर साहित्य और भाषा को रूढ़ियों से मुक्त कराते रहे। प्रेमचंद आम आदमी को समर्पित रहे। अमृत राय ने उस आम आदमी के लिए खास पर्यावरण तैयार किया। नमस्कार।